नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रचित कपूर और आज मैं आपके सामने एक ऐसा केस रखना चाहता हूं जो शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम्स में से है, जिसे दिल्ली पुलिस, आरबीआई और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ मिस्टर दीपक चौधरी 1997-98 में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट थे। उनकी एक सर्जरी होनी थी जिसकी वजह से वो मयो यूएसए में अपनी वाइफ राधिका चौधरी के साथ ट्रीटमेंट कराने के लिए गए। वहाँ पर परमिंदर सिंह कालरा और उसकी वाइफ त्रिपत कौर का बार बार कॉल आया कि आप मयो में ट्रीटमेंट ना करा के दिल्ली में इलाज करवाइए, यहाँ पर सारी फैमिली है, हर एक इंसान है आपका जानने वाला। दीपक जी और राधिका जी ने डिसाइड किया कि मयो में ट्रीटमेंट ना कराकर हम लोग दिल्ली स्कॉट्स में ही ट्रीटमेंट कराएंगे। ये लोग वापस आ गए। स्कॉट्स में नरेश तेहरान को ऑपरेट करना था, लास्ट मोमेंट पर उसने ऑपरेट नहीं किया। डॉक्टर भापना थे वहाँ पर जिन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन थिएटर में गलती हुई, कुछ कट गलत पड़ गया, ब्लीडिंग रुकी नहीं और दीपक जी कोमा में चले गए। डॉक्टर भापना ने राधिका जी को कहा कि अब शायद ये कोमा से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और अगर बाहर आ भी गए तो ही विल लिव लाइक अ वेजिटेबल, अब वो कभी सही नहीं हो पाएंगे। रात को 2:30 बजे परमिंदर सिंह कालरा और उसकी वाइफ आईसीयू में आते हैं। राधिका जी को इमोशनल करते हैं, बोलते हैं ये मेरा दोस्त है, वेंटिलेटर पे, इसकी बॉडी कितनी तकलीफ़ में है, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। और रात को 2:30 बजे परमिंदर सिंह कालरा वेंटिलेटर ऑफ कर देता है। सुबह 5 बजे तक सारे पेपर वर्क होते हैं, बिल्स पे किए जाते हैं, बॉडी को फार्म हाउस पे लेकर आते हैं 28 माल रोड दिल्ली। शाम के 5 बजे तक क्रिमिनेशन होता है। 7-8 बजे के आसपास परमिंदर सिंह कालरा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, राधिका जी सब फार्म हाउस पर आते हैं, जहां पर राधिका जी फेंट हो जाती हैं। उसके बाद राधिका जी की तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगती है। वो या तो सोती रहती हैं या वो हेलुसिनेट करती हैं और उनकी ये तबीयत दिन पर दिन ख़राब होती चली जाती है। अब 2010 में मेरी शादी हुई श्रेया कपूर से, जो दीपक चौधरी और राधिका चौधरी की बेटी है। शादी के टाइम पर नीरजा चौधरी, जो दीपक जी की सगी बहन है, मेरी वाइफ की सगी बुआ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दीपक जी की डेथ के समय वो काफ़ी लॉसेस में थे, कंपनीज लॉसेस में थी और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। राधिका जी की तबीयत ख़राब थी, वो ये बताने लायक नहीं थी कि पैसा था, नहीं था और था तो कितना था। अब 2 साल पहले, लगभग 2018 में मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई तो कुछ बात निकली कि दीपक जी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट थे, तो शायद कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हो। क्योंकि हमारे पास कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमने नाम से शेयर्स ढूंढने शुरू करे और हमें लगभग 1.5 करोड़ के शेयर्स मिल भी गए। अब मैंने परमिंदर सिंह कालरा को कॉल किया क्योंकि मुझे ये मालूम था कि परमिंदर सिंह कालरा दीपक जी का बहुत अच्छा दोस्तों में से रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई साथ करी है। तो मैंने परमिंदर सिंह कालरा को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि हमें 10-15 कंपनीज़ में शेयर्स की डिटेल्स मिली हैं, अगर आपको कुछ और नॉलेज है तो बताइए। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे नॉलेज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10-10 हज़ार के 2 म्यूचुअल फंड श्रेया चौधरी और अंजन चौधरी, जो उनके बेटे और बेटी हैं, उनके नाम पर हैं और उसने हमें इनकी डिटेल्स भी भेज दी। अब हम कैम्प्स ऑफिस पहुँचे। कैम्प्स ऑफिस में जब ये रिडीम कराने के लिए पहुँचे तो इनकी 10-10 हज़ार रुपये के जो ये म्यूचुअल फंड्स थे, इनकी वैल्यू 7,32,000, 7,15,000 कुछ ऐसे हो गई थी। कैम्प्स ऑफिस में मैंने वर्बली बोला कि अगर कुछ और नाम से सर्च कर सकते हैं तो बताइए। नाम से सर्च किया गया तो मालूम पड़ा कि 32-32 लाख के 2 आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड्स रिडीम किए गए हैं। राधिका जी से मैंने पूछा कि क्या उन्होंने किए हैं, तो उन्होंने मुझे साफ बोला कि नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।
अब हमने कैंप्स ऑफिस में बोला कि जिस अकाउंट में ये रिडीम किया गया है वो अकाउंट नंबर दीजिए। वो HDFC बैंक का अकाउंट नंबर था। मैं राधिका जी को लेकर लोखंडवाला HDFC ब्रांच में गया। मैंने उन्हें अकाउंट नंबर बोला और बताया और उन्हें बोला कि भाई इसकी हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स दीजिए। HDFC बैंक ने 2 दिन के अंदर अंदर हमें इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दिया। तो हमें मालूम पड़ा दीपक जी की डेथ के 8 महीने के बाद HUF अकाउंट खोला गया, जिसमें राधिका जी उनकी वाइफ को करता दिखाया। परमिंदर सिंह कालरा ने खुद को मैंडेट दिया और HUF अकाउंट से अपने चेक से परमिंदर सिंह कालरा ने 11 करोड़ 18 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स विड्रॉ किए। अब हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को कंप्लेंट करी। वहाँ से हमें रिवर्ट आया कि ये कंप्लेंट EOW में फॉरवर्ड कर दी गई है, जिसके IO संजय कुमार और इस केस को हैंडल करने के लिए, कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए DCP PK मिश्रा हैं। अब क्योंकि मेरी वाइफ उस टाइम प्रेग्नेंट थी, डायबिटिक भी हैं और प्रेगनेंसी में शुगर फ्लक्चुएट करती है, तो मैं बहुत ज़्यादा दिल्ली नहीं जा पा रहा था। महीने 2 महीने में दिल्ली जाता था पूछने के लिए कि भाई हमारी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, और मुझे जवाब मिलता था कि हाँ जांच चल रही है। अब ऐसा करते करते 8 महीने गुजर गए। मैंने संजय कुमार को कॉल किया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 दिन ऐसा होता रहा। फिर मैं एक दिन इरिटेट हुआ और मैंने उसे 15 से 20 बार कॉल किया। संजय कुमार ने मेरा कॉल नहीं उठाया, लेकिन परमिंदर सिंह कालरा का एक जानने वाला है, उसने मुझे फ़ोन करके इनडायरेक्टली पूछा कि क्या चल रहा है। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि IO जो है वो परमिंदर सिंह कालरा के साथ मिल चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि DCP मिश्रा भी मिल चुका है या उसके ऊपर के ऑफिसर्स भी मिल चुके हैं, और ये केस कितना बड़ा हो सकता है। अब हमने 156(3) कोर्ट में फाइल किया FIR कराने के लिए 8 महीने के बाद। तो हमने जब ये 156(3) फाइल किया, EOW ने क्लोजर फाइल कर दिया। अब मेरी वाइफ ने बोला कि अगर आपने क्लोजर फाइल किया है तो हमें क्लोजर रिपोर्ट दीजिए। EOW ने कुछ सेक्शंस लगाए और बोला कि हम आपको क्लोजर रिपोर्ट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि मेरी वाइफ, जो कि 29 साल की हैं, एडवोकेट हैं, उनसे परमिंदर सिंह कालरा और HDFC के बैंक ऑफिशियल्स को जान का खतरा है। अब क्योंकि मेरी वाइफ एडवोकेट भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी कोट किए और बोला कि भाई अगर हम किसी के नाम से कंप्लेंट करते हैं तो ये सेक्शन नहीं लगा सकते। भाई अगर हमें किसी को मारना है तो हम डायरेक्ट जाके मारेंगे, हम पुलिस में क्यों जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी EOW का एक लाइन में जवाब आया कि द रिप्लाई इज़ द सेम। अब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये केस कुछ बड़ा है, ये सिर्फ 11 करोड़ 18 लाख की बात नहीं है, और मैंने पता करने की कोशिश करी कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे इंक्वायरी में मालूम पड़ा कि राधिका जी के नाम पर लगभग 11 अकाउंट्स खोले गए हैं, दीपक जी के नाम पर अकाउंट्स खोले गए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए हैं, डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं। सब कुछ परमिंदर सिंह कालरा के थ्रू हुआ है पैसा निकालने के लिए। जब हमने और इंक्वायरी करनी शुरू करी तो हमें मालूम पड़ा कंसोर्टियम सिक्योरिटीज़, जिसके लगभग 100-110 ऑफिसेज हैं हिंदुस्तान में, वो भी दीपक जी की कंपनी थी। कंसोर्टियम लीजिंग एंड फाइनेंस दीपक जी की कंपनी थी। रिकी होल्डिंग और भी 4-5 कंपनी जो हमें मालूम पड़ी, जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ में है। अब जब हमने ROC का डेटा निकाला तो हमें मालूम पड़ा परमिंदर सिंह कालरा सेम डे डायरेक्टर बनकर आता है कंसोर्टियम सिक्योरिटीज़ में जिस दिन दीपक जी की डेथ हुई है। मतलब दीपक जी के डेथ सर्टिफिकेट पे जो दिन है और ROC रिकॉर्ड्स के हिसाब से परमिंदर सिंह कालरा का डायरेक्टर बनने का जो दिन है वो सेम है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि परमिंदर सिंह कालरा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे दीपक जी के साथ थे जिस टाइम वो हॉस्पिटल में थे, क्रिमिनेशन में भी उनके साथ थे। परमिंदर सिंह कालरा को ये कैसे मालूम पड़ा कि दीपक जी की उस दिन डेथ होने वाली है। उसके अलावा मैंने जब वसंत विहार फ़ोन किया HDFC बैंक में, अमित मीनार, ये सब मेरे पास रिकॉर्डिंग में है।
उसने मुझे बताया HUF अकाउंट से 85,000 की 3 ट्रांजैक्शंस एक लेडी के नाम पर गई हैं जिनका नाम है उषा अरोड़ा। अब उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि उषा अरोड़ा की डेथ हो चुकी है। लेकिन राधिका जी से जब मैंने पूछा कि ये लेडी कौन है, तो उन्होंने बताया ये रोहित अरोड़ा की मदर हैं, जो परमिंदर सिंह कालरा का पार्टनर है। और इस रोहित अरोड़ा का जो ब्रदर इन लॉ है वो राधिका जी का डॉक्टर था, संजय सिक्का, जिसने उन्हें एल्प्रेक्स, सिजोडॉन, ट्रिप्टोमर की इतनी हैवी डोसेजेस दी थी जिसकी वजह से राधिका जी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। इन मेडिकेशंस को कोई भी 5 से 7 साल तक अगर खाता है इंसान तो उसका शरीर ख़त्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। बच्चे माइनर थे, कोई कंप्लेनेंट नहीं होता और ये लोग हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए लेके आराम से जीते। परमिंदर सिंह कालरा, अगर आप उसका नाम टाइप करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के इस वक्त CM हैं, वो जिस टाइम जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे उन्होंने इसे रिमांड पर लिया था। उनकी वेबसाइट पे सारा मेंशन्ड है कि इसने अपने मुंह से बोला कि मैं 2001 में यूरेक गया और मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया। जो 600 लोगों की ब्लैक मनी ऑफेंडर लिस्ट है उसमें एक नाम परमिंदर सिंह कालरा का भी है। दिल्ली CM के ये सारे बयान देने के बाद, उनकी वेबसाइट पे ये सारी चीज़ देने के बाद, परमिंदर सिंह कालरा को आज तक दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल जी के ये बोलने के बाद कि इस इंसान को जब मैंने रिमांड पर लिया था इसने सब कुछ माना। परमिंदर सिंह कालरा ने यूरेक जाके अकाउंट खोले, पैसा ट्रांसफ़र किया, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस इसे अरेस्ट नहीं कर रही है। शायद इसलिए कि उस टाइम कंप्लेनेंट नहीं थे, लेकिन आज कंप्लेनेंट हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस, RBI इस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये केस सिर्फ इतना नहीं है, इसकी अगर ढंग से जांच होगी तो इसमें बहुत कुछ और निकलेगा, बहुत सारे और नाम निकलेंगे। आप सोचिए, सन 2000 में सेविंग्स अकाउंट में 11 करोड़ 18 लाख रुपए आते हैं जाते हैं, जिसमें सिंगल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ 70 लाख की भी हैं। RBI सर्कुलर के हिसाब से 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शंस RBI को नोटिफाई कराई जाती हैं। इतने सारे अकाउंट्स खोलना HDFC बैंक में, इतने करोड़ों की ट्रांजैक्शन करना, ये सिर्फ एक मैनेजर लेवल का काम नहीं है। इसमें HDFC के टॉप ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं। उसके बिना ये नहीं किया जा सकता था। और राधिका जी के हिसाब से आदित्य पुरी, HDFC के MD जो हैं, वो दीपक चौधरी, क्योंकि वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज प्रेसिडेंट थे, उन्हें पर्सनली जानते थे। ये कंप्लेंट जब हमें मालूम पड़ा तो हमने सबसे पहली कंप्लेंट MD डेस्क पे करी थी, जिसके बाद आज तक बैंक ने हमें कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी हैं। दोस्तों, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ये केस आप लोगों के सामने लेकर आना चाह रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे दिल्ली पुलिस जो आंख बंद करके करप्शन कर रही है उस पर रोक लग सके। जय हिंद।